तो अगर आप भी मॉड्यूलर किचन या फिर कारपेंटर मेड किचन बनवा रहे हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी ऐसी रिमेनिंग जो हमारी मिस्टेक्स बच गई थी, जो पिछले हमने 2 पार्ट में कवर नहीं करी थी, वो सारी रिमेनिंग मिस्टेक्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मली इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स मिस्टेक्स के बारे में और हमारे किचन में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस और हार्डवेयर मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह दांगी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मिस्टेक्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपके जो स्विच और सॉकेट की जो प्लेसमेंट होनी चाहिए उसकी फ्लोर से करेक्ट हाइट क्या होनी चाहिए। तो इसका टू द पॉइंट आंसर मैं देता हूँ कि जो आपकी स्विच और सॉकेट की जो प्लेसमेंट होती है वो आपके बैक स्प्लैश वाली जो वॉल होती है, जहाँ पर आपके टाइल लगता है, ग्रेनाइट लगता है, उस बैक स्प्लैश वाली वॉल पर इलेक्ट्रिकल प्लेसमेंट होता है। और उसकी जो हाइट आपको रखना चाहिए ग्राउंड से यानी फ्लोर से, वो 40 इंचेस से लेकर 50 इंचेस तक आपको रखना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हमारा जो काउंटर टॉप होता है, अगर आप 5 फीट के आसपास के यूज़र हो तो आपका जो काउंटर टॉप होगा वो 30 इंचेस से लेकर 33 इंच या फिर 35 इंच तक का ही होगा। तो नॉर्मली हमारा 30 इंच से 35 इंच तो हमारा काउंटर टॉप आ गया, और उसके 2 फीट के ऊपर क्या आ गया, हमारा बैक स्प्लैश वाली वॉल जिसमें टाइल वाइन लगाया जाता है। तो यहाँ पर ग्राउंड से 40 इंचेस से लेके 50 इंचेस के बीच में आपको कहीं पर भी बैक स्पेस वाली वॉल पर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यानी सॉकेट और स्विच के पॉइंट्स आपको दे देने हैं। दूसरी जो गलती हम अधिकतर करते थे कि हम एडवांस में प्लानिंग नहीं करते थे हमारे जो किचन में यूज़ होने वाले अप्लायंस की पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो किचन में जो फिक्स्ड अप्लायंसेज होते हैं जैसे कि चिमनी हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये जो फिक्स्ड अप्लायंसेज होते हैं इनकी पोजीशन हमें पहले से ही प्लान करके चलना है, पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि हाँ भैया मेरा यहाँ पर रेफ्रिजरेटर आएगा, यहाँ पर माइक्रोवेव आएगा, यहाँ पर मेरा सब जो फिक्स्ड अप्लायंसेस आने वाले हैं, और उसके हिसाब से उस पोजीशन के हिसाब से वहाँ पर आपको स्विच और सॉकेट प्रोवाइड कराना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती हम अधिकतर भूल जाते हैं, पहले ही प्लान नहीं करते स्विच और सॉकेट फिक्स्ड अप्लायंसेस के लिए। और नेक्स्ट गलती हम अधिकतर करते हैं कि हमारे किचन में जो अप्लायंसेस होते हैं वो बहुत सारे मशीनरी अप्लायंसेस का यूज़ किया जाता है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े बहुत सारे मशीनरी और अप्लायंसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आर हो गया यानी वाटर फिल्टर हो गया, या फिर चिमनी हो गया, या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, इसके बाद माइक्रोवेव हो गया, जूसर हो गया, मिक्सर हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे अप्लायंसेस का यूज़ होता है। तो इसीलिए हमारे पास एक्स्ट्रा बोर्ड या फिर एक्स्ट्रा स्विच और सॉकेट नहीं बचते, तो हमें पहले से ही एक्स्ट्रा स्विच और सॉकेट प्लान करके चलना चाहिए। या फ्यूचर में अगर किसी प्रकार के मिक्सर, जूसर, इन सभी अप्लायंसेस को हमने अगर लगाया तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो हम अधिकतर कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता है कि इसका जो आउटकम होता है वो हमें बाद में इतनी बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम फिक्स्ड अप्लायंसेस जैसे कि माइक्रोवेव जैसे बहुत सारे अप्लायंसेस का किचन में यूज़ करते हैं, अब जो माइक्रोवेव हो गया वो तो हीट को रिलीज़ करेगा, उसको हीट को रिलीज़ करने के लिए, हीट को बाहर निकलने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन और गैप की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें क्या करना है, अगर हम माइक्रोवेव के ऊपर किसी प्रकार का कैबिनेट बनवा रहा है या फिर किसी प्रकार की माइक्रोवेव के लिए एक पर्टिकुलर पोर्शन हम अलग से निकलवा रहा है प्लाईवुड का या फिर HDHMR का, तो उसमें हमें प्रॉपर गैप देना पड़ता है ताकि जो माइक्रोवेव हीट रिलीज़ करेगा वो बाहर निकलने के लिए उसके पास प्रॉपर गैप या जगह होनी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर उसमें सीधा आप उसके ऊपर प्लाईवुड या फिर HDHMR पैक कर दोगे तो क्या होगा, हीट को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, तो इसीलिए वो आपके प्लाईवुड HDHMR को डैमेज भी कर सकता है, बर्न भी कर सकता है। अब बात करते हैं किचन में यूज़ होने वाले अप्लायंसेस के मिस्टेक्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर प्यूरीफायर मिस्टेक्स के बारे में। नंबर 1, जो वाटर प्यूरीफायर का जो ड्रेन पाइप होता है उसके लिए हमें पहले ही जो जब हमारा सिविल का वर्क चल रहा होता है तो उसके लिए हमें सेपरेट CPVC पाइप की फिटिंग करवा देनी पड़ती है, करवा देनी चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं कि अधिकतर जो वाटर प्यूरीफायर का जो ड्रेन पाइप जहाँ से पानी जाएगा उसका हम पहले पोजीशन डिसाइड नहीं करते, फिर बाद में जो वाटर प्यूरीफायर की जो ड्रेन पाइप की छोटी सी नली होती है उसे हमें जो हमारे सिंक में ऊपर से ही छोड़ना पड़ता है, और वो जो पाइप है वो देखने में काफ़ी बुरा लगता है, काफ़ी बेकार लगता है। अगर आपने पूरा मॉड्यूलर किचन बनवा लिया, कारपेंटर किचन बनवा लिया, एकदम एक्रेलिक फिनिश का मस्त,
लेकिन अगर आप उसमें वाटर प्यूरीफायर का जो ड्रेन पाइप है उसे ऊपर से छोड़ोगे तो हमारा पूरा फोकस उस ड्रेन पाइप पर ही जाएगा और बहुत ही ओड लगेगा आपका किचन। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जो वाटर प्यूरीफायर है उसको पहले से ही प्लान कर लेना है, उसकी पोजीशन पहले से ही प्लान कर लेना है कि आपका वाटर प्यूरीफायर कौन सी वॉल पर आएगा, कौन सा आएगा। इसके साथ साथ वाटर प्यूरीफायर का ब्रांड, वाटर प्यूरीफायर की साइज़ कहाँ पर आएगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही डिसाइड करके चलना है। अब बात करते हैं चिमनी मिस्टेक्स के बारे में। हमारे मॉड्यूलर किचन में चिमनी एक ऐसा अप्लाइंसेंस है, ऐसा हार्डवेयर है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बिल्कुल सेंटर में ये लगाया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसे आपको खरीदते वक्त और लगाते वक्त आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि चिमनी का पावर क्या होना चाहिए, जो सक करने की सक्शन पावर जो होता है वो क्या होना चाहिए। नॉर्मली जो सक्शन पावर होता है वो 8000 से लेके शायद 1800 या फिर 2000 तक का सक्शन पावर की चिमनी मार्केट में मिल जाती है। मेरे को एग्जैक्ट इसका आइडिया नहीं है कि 8000 से 2000 ही होती है, लेकिन हाँ इतना होती है। तो आपको हमारे इंडियन घरों के हिसाब से जो सक्शन पावर की चिमनी चाहिए वो 1200 से लेके 1500 के बीच की आपको सक्शन पावर की चिमनी लेनी चाहिए। 1200 की तो सक्शन पावर की चिमनी आपको मिनिमम लेनी ही चाहिए, तभी वो प्रॉपरली आपका जो हीट होगा, जो भी एवापोरेट निकलेगा आपके गैस से, उससे सक करवाई भी प्रॉपर वर्क वो कर पाएगी। और दूसरा जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा चिमनी पाइप होता है उसको पहले से ही आपको प्लान कर लेना है कि हमारा चिमनी पाइप कहाँ पर जाएगा, उसे हम कहाँ पर छोड़ेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो चिमनी का पाइप होता है वो चिमनी से लेकर हमारे बाहर ओपन एरिया में वो निकाल देते हैं, लेकिन कई जगह क्या होता है कि हमारा ओपन एरिया आता ही नहीं है। किचन किसी दो दीवारों के बीच में होता है और किसी ऐसी जगह नहीं मिल पाती है कि उस पाइप को बाहर रिलीज़ कर पाए। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, उस केस में हमें डक्टलेस चिमनी के साथ जाना चाहिए जिसमें डक्ट नहीं हो। तो डक्टलेस चिमनी का जो वर्क होता है वो विदाउट पाइप होता है। उसकी जो फंक्शनैलिटी है मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको चिमनी किस तरीके से खरीदनी चाहिए, कितने टाइप की चिमनी होती है, प्रॉपर वीडियो बना रखी है। उसको अगर उसके बारे में भी जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके अगर किचन में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आप ओपन एरिया में चिमनी का पाइप निकाल पाओगे तो आप डक्टलेस चिमनी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डक्ट वाली चिमनी के साथ ही जाना चाहिए। तो अगर आप डक्ट वाली चिमनी के साथ जा रहे हो तो चिमनी के पहले से ही चिमनी पाइप की प्रॉपर जो पोजीशन है पहले से ही डिसाइड कर लेनी है, और उसके साथ साथ आपको कैबिनेट्स बनवा देना है। चिमनी पाइप के लिए अलग कैबिनेट्स बनवा देना है ताकि वो बाहर से जो चिमनी पाइप है वो बाहर से विजिबल ना हो। अगर वो विजिबल होगा, खुला ही अगर उस पाइप को छोड़ दोगे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगेगा। दूसरी चीज़, अगर आप डक्ट वाली चिमनी के साथ जा रहे हो तो उसका जो पाइप होता है उसमें बेंड्स आपको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप बेंड दोगे उतना ही ज़्यादा आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी और उतनी जल्दी वो पाइप डैमेज होने लग जाएगा। तो 2 बेंड से ज़्यादा बेंड आपको देना ही नहीं चाहिए। कोशिश करिए कि 1 बेंड में ही आपका काम हो जाए, लेकिन 2 बेंड से ज़्यादा बेंड तो उस पाइप में आपको देना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं कुकटॉप और होब की मिस्टेक्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है, कुकटॉप अलग होता है और होब अलग होता है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कुकटॉप के साथ जाना है या फिर होब के साथ जाना है। तो सबसे पहले जो कुकटॉप होता है, हम पहले जो पुराने ज़माने से यूज़ करते जो आ रहा है, जो काउंटर टॉप के ऊपर रखे जाते हैं, इसमें 2 बर्नर के कुकटॉप, 3 बर्नर के कुकटॉप भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। उसे जनरली बोला जाता है कुकटॉप, जो हमारा गैस स्टोव होता है नॉर्मली। लेकिन जो हमारा होब होता है वो क्या होता है कि हमारे काउंटर टॉप के अंदर फिट करा जाता है, जिससे क्या होता है एकदम स्लिमलेस लुक आता है, एकदम एस्थेटिक लुक आता है और बहुत ही कॉम्पैक्ट फील हमें देता है कौन, होब। इसका डिसएडवांटेज दोस्तों, बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कुकटॉप में मेंटेनेंस कुछ नहीं होता है। कुकटॉप को अगर क्लीन करना है तो भैया उसको उठा के नीचे काउंटर टॉप को इजीली हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन होब को साफ़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। जो होब होता है, होब और काउंटर टॉप के बीच में जो जॉइंट्स होता है वहाँ पर डस्ट और डर्ट फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप ये कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कुकटॉप होब के साथ जा सकते हो।
अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। इंस्टॉलेशन कुकटॉप को तो आप लाओ काउंटर टॉप के ऊपर रख सकते हो, लेकिन जो होप का इंस्टॉलेशन होता है उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हर कोई होप को काउंटर टॉप के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकता है, और एक बार अगर गलत इंस्टॉल हो गया ना तो भैया उसमें बहुत सारे खर्चे, वापस से रिप्लेसमेंट, ये सब आपको कराने पड़ेंगे। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो होप का ये है कि हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा होप ख़राब हो गया या फिर उसने वर्क करना बंद कर दिया तो हमें क्या करना पड़ता है, उसी टाइप का सेम मॉडल ही हमें वहाँ फिट करना पड़ता है। हम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार हमने काउंटर टॉप उसी मॉडल के साइज़ के हिसाब से काट दिया तो हमें उसी मॉडल को वापस उसी में इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई अपग्रेडेशन हम नहीं कर सकते, ठीक है। या तो पूरे काउंटर टॉप को आप चेंज कराओ या फिर होप उसी होप को आपको लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेज होता है। इसीलिए अगर आप होप के साथ जा भी रहे तो हमेशा ब्रांडेड होप ही खरीदिएगा। कुकटॉप नॉर्मली चल जाएगा नॉन ब्रांडेड वाला, लेकिन होप को तो हमेशा ब्रांडेड वाला और वारंटी वाला ही खरीदना चाहिए, ताकि उसकी जो लाइफ है वो कम से कम 8 से 10 साल वो ख़राब ना हो। लेकिन उससे पहले वो ख़राब हो गया तो भैया फिर मिस्त्री को लाओ, फिर इंस्टॉल करवाओ, फिर रिपेयरमेंट के पैसे दो, फिर होप के पैसे दो, बहुत ही मगजमारी पड़ जाती है भैया, ठीक है। तो आप इस मगजमारी से बचना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कुकटॉप के साथ जा सकते हैं। और आजकल मार्केट में जो कुकटॉप होते हैं ना वो नई नई डिज़ाइन के साथ भी आने लग गए, नए बिल्कुल एकदम स्लीमलेस कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ भी आने लग गए वो भी। तो उनके साथ भी आप इजीली जा सकते हो। और अलग अलग ग्लास बॉडी के साथ आ सकते हैं। एसएस के बॉडी के साथ पहले आते थे, लेकिन अब ग्लास बॉडी के साथ भी आपको मार्केट में अवेलेबल देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में कॉस्टिंग के बारे में। और जैसे ही अगर आप कॉस्टिंग पता चल जाएगी ना, आपके लिए ये डिसाइड करना ईजी हो जाएगा कि आपको होप के साथ जाना चाहिए या फिर कुकटॉप के साथ जाना चाहिए। कुकटॉप की जो जनरली जो प्राइस होती है, एक अच्छा ब्रांडेड जो कुकटॉप होता है वो 10,000 से लेके 15,000 रुपये में आपको मिल जाता है, ठीक है, जनरली। लेकिन जो होप होता है इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, 2x और कभी कभी 3x डिफरेंस भी आपको देखने को मिल जाता है। एक अच्छा ब्रांडेड कंपनी का जो होप आता है वो 30,000 से लेके 40,000, कभी कभी 50,000 तक का भी होप आपको मार्केट में मिलता है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है होप को इंस्टॉल करने के लिए, होप को लेने के लिए, तो आप डेफिनेटली होप के साथ जा सकते हो। लेकिन आपको ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए उसको भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और आप मुझसे पूछोगे कि मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, क्या रिकमेंड करूँगा। मैं हमेशा सबको कुकटॉप ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्री होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, इजी टू क्लीन होता है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे नए तरीके के डिज़ाइंस के, नए तरीके के बॉडी के कुकटॉप भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फैंसी कुकटॉप, ग्लास डिज़ाइन, ग्लास बॉडी वाले कुकटॉप भी आपको एकदम स्लीक, कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन वाले कुकटॉप भी मार्केट में आपके अवेलेबल आ चुके हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी आप इजीली जा सकते हो। और सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है बर्नर का। अगर आप कुकटॉप के साथ जा रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो बर्नर आता है वो सेम ही बर्नर आता है। लेकिन अगर आप होप के साथ जा रहे हो तो उसका जो बर्नर आता है वो 2 टाइप के बर्नर में आता है। एक बर्नर तो जो होता है हमारा इंडियन बर्नर होता है, जैसे इसकी जो फ्लेम होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, उसकी वजह से हमारा जो सब्जी होती है, चाय होती है वो जल्दी जल्दी बन जाती है। लेकिन एक दूसरा बर्नर होता है वो यूरोपियन बर्नर होता है, ठीक है। यूरोपियन बर्नर में क्या होता है, यूरोपियन की बर्नर की जो फ्लेम होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे कुकिंग टाइम पर फर्क पड़ता है। तो होप के साथ जा रहे हो तो हमेशा जो अपवर्ड फ्लेम वाले बर्नर के साथ ही आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो गैस स्टोव या फिर होप, ये आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा आपको किसके साथ जाना चाहिए। होप के साथ जा रहे हो तो आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, 2 मिस्टेक आपको नहीं करनी है। एक तो हमेशा ब्रांडेड के साथ जाना है, ब्रांडेड हो भी लेना है आपको, जिससे क्या होगा कि उसकी लाइफ होती है वो 8 से 10 साल तक तो चल जाएगा मेंटेनेंस फ्री। इसके बाद उसका जो बर्नर होता है वो इंडियन बर्नर ही आपको लेना है, जिसकी जो फ्लेम की जो डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन वाला फ्लेम ही आपको लेना है और यूरोपियन बर्नर को अवॉइड करना है। इसके बाद हमारे किचन डिजाइनिंग करते समय जो नेक्स्ट मिस्टेक होती है, नॉट यूजिंग द कॉर्नर स्टोरेज प्रॉपरली। जो हमारे सिंक के नीचे का स्टोरेज होता है और जो कॉर्नर स्टोरेज होता है उसे हम प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, और जो स्टोरेज होता है वो वेस्ट चला जाता है, वो स्पेस होती है वो वेस्ट चली जाती है। इसीलिए आज मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे हार्डवेयर्स आ गए, काफ़ी सारे तरीके आ गए जिससे आप अपने जो कॉर्नर स्टोरेज होते हैं उसे यूज़फुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, आइए चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट गलती आपको जो नहीं करना है आपने मॉड्यूलर किचन में, कि मॉड्यूलर किचन बनाते समय हमारे काफ़ी सारे हार्डवेयर्स का यूज़ होता है, जैसे कि हिंजेस हो गया। हिंजेस भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, 0 डिग्री हिंजेस, 90 डिग्री हिंजेस, 360 डिग्री से। जहाँ पर 360 डिग्री की ज़रूरत है वहाँ पर हमें 360 डिग्री हिंजेस को यूज़ करना चाहिए। जहाँ पर हमें 90 डिग्री हिंजेस की ज़रूरत है वहाँ पर हमें 90 डिग्री हिंजेस को यूज़ करना चाहिए। और हमेशा ये जो हिंजेस होते हैं या फिर जो हाइड्रोलिक होते हैं या फिर जो ऑटो हिंजेस होते हैं, अपने मॉड्यूलर किचन में ऑटो हिंजेस ही लगाए और हाइड्रोलिक भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि मॉड्यूलर किचन को जो मॉड्यूलर बनाता है ना, वो ऑटो हिंजेस या फिर हाइड्रोलिक इस तरीके की जो हार्डवेयर होते हैं वही मॉड्यूलर किचन बनाते हैं। दूसरी जो गलती है वो हमें नहीं करनी चाहिए, जब हमारा सिविल वर्क चलता है, जब हमारे किचन में जो फ्रेश वाटर पाइपलाइन लगाई जाती है, जो CPVC यानी जो व्हाइट कलर के जो पाइप्स की फिटिंग करी जाती है, उसको फिट करने के बाद हमें वाटर प्रेशर टेस्टिंग करनी ही चाहिए। अगर एक बार वाटर प्रेशर टेस्टिंग कर ली, श्योरिटी हो गई, उसके बाद ही हमें उसके ऊपर एक्सटर्नल फिनिशिंग वर्क करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमने वाटर प्रेशर टेस्टिंग नहीं करा। क्या पता उसके अंदर कोई लीकेज हो, तो क्या पता कोई जॉइंट है वो खुल गया हो। तो सबसे पहले टंकी से हमें मेन वाली जो पंपिंग लाइन है उसे कनेक्ट करके 1 से 2-3 उसमें वाटर फ्लो करवाना है। फिर आगे से उसके जॉइंट्स को एक जॉइंट्स को चेक करना है कि यहाँ से थोड़ी सी लीकेज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई बोल रहा है भैया इतनी सीपेज इतना लीकेज तो चलता है, जॉइंट्स में आता ही है, नहीं, उसको वहीं टोकना है और दूसरा उसको रिप्लेस करवा के दूसरा जॉइंट फिट करवाना है, ठीक है। और जो एडेसिव आप यूज़ करोगे CPVC पाइपलाइन के लिए, हमेशा येलो कलर का एडेसिव आपको यूज़ करना है और प्रॉपरली तरीके से आप उसे यूज़ करना है। दूसरी टाइप ऑफ वाटर प्रेशर टेस्टिंग होती है, एक तो होता है वाटर पंप से। तो वाटर पंप को आप भले ही मत कराना चाहिए, उसमें हम एक तरीके से वाटर पंप सेट कर सकते हैं, प्रेशर सेट करते हैं, जो हमारे जो CPVC पाइपलाइन में जो प्रेशर लिखा होता है उसे हम सेट करते हैं। अगर किसी प्रकार का अगर उसमें लीकेज होगा, जॉइंट्स खुला होगा, तो जो प्रेशर पंप होता है वो ऑटोमेटिकली रीडिंग बताना बंद कर देता है, ठीक है। तो वाटर प्रेशर टेस्टिंग आपको करानी है किचन के अंदर। इसके बाद अपने किचन में जो पिल्लर कॉक यूज़ कर रहे हो या फिर जो फ्रेश वाटर के लिए जो नल यूज़ कर रहे हो, वो हमेशा ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए, या फिर PVT कोटेड पिल्लर कॉक भी आजकल मार्केट में आ गए, जैसे कि मैंने आपको सिंक के टाइम पे बताया था, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर PVT कोटेड है भैया तो उसकी जो फिनिश है, उसकी जो ऊपर की परत है वो कभी नहीं निकलेगी, लाइफ टाइम के लिए जैसी है वैसी रहेगी। हाँ, जो PVT कोटेड वाला जो पिल्लर कॉक होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, अगर आपके बजट में आ रहा है तो डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हो, वरना ब्रांडेड कंपनी के सैनिटरी आइटम्स तो आपको लेना ही है। आपने देखा होगा कि 2 साल बाद 3 साल बाद उसकी जो परत होती है वो निकलने लग जाती है। सिल्वर कलर की जो पिल्लर कॉक होता है यानी जो नल होते हैं उसकी परत अपने आप निकलने लग जाती है, जैसे वो बार बार वाटर के कॉन्टेक्ट में रहते हो। तो ये वाली प्रॉब्लम है, नहीं चाहिए भैया किचन में। तो ठीक है, तो किचन को डिज़ाइनिंग करते समय, किचन को बनाते समय, किचन के मटेरियल यूज़ करते समय जितने भी टाइप ऑफ मिस्टेक्स हम अधिकतर कर देते हैं, वो सारे मिस्टेक्स मैंने इस पूरी सीरीज़ में बताए हैं। ये सीरीज़ कैसी लगी? किचन मिस्टेक्स और किचन डिज़ाइनिंग के ऊपर ये सीरीज़ थी। इसमें ना सिर्फ मैंने आपको मिस्टेक्स के बारे में बताया, उस मिस्टेक के सॉल्यूशंस के बारे में भी मैंने आपको इस सीरीज़ में बताया, और साथ ही साथ अपने किचन को किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी मैंने इस सीरीज़ में आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी ये सीरीज़? आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट आपको मुझे करना है कि मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ पूरे YouTube पर, स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर्स की सीरीज। आपको अपने इंटीरियर करवाने में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं उस सीरीज में देने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल के साथ। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट और अगली धमाकेदार वीडियो में। खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।